अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुन काजमी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और हमारे साथ है रोहित शर्मा। दोनों सॉरी यार, ये रिकॉर्डिंग भी नहीं है कि मैं दोबारा से शुरू कर लूं, लेकिन ये जरूर है कि मतलब ये शुरू होते के साथ ही डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए हैं। लेकिन हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, हर शो में, आप किसी के भी शो में जाइए, आप रिभा के शो में चले जाइए, रोहित शर्मा के शो में जाए, मेरे शो में या किसी में भी जाए, हम शो शुरू होते के साथ ही पानी क्यों पीना शुरू कर देते हैं? पानी पिला के मारते हैं। आप लोग पानी पिला देती हैं, हमें इतने टफ क्वेश्चन पूछती हैं, तो आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर, कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। सुखा देती हैं आप लोग हमें। अब ये बताइए सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का क्या होगा? कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, और अभी लेटेस्ट भी मैंने आपको न्यूज भेजी है, आपको भी भेजी है, रोहित शर्मा को भी भेजी है। तो आप लोग जरा उस तरफ, जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की तरफ निकल जाइए कि सर अब क्या होने लगा है आपके ख्याल से। किससे? मुझसे पूछ रही हैं पहले रोहित जी, आपसे आपसे डॉक्टर साहब। देखिए आरजू जी, ये तो न्यूज ही ऐसी है जिससे साफ पता चलता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का नहीं है। अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका हमारी कंडीशन मान ले तो हम हॉर्मुज खोल देंगे। यार ये तो वही बात हुई कि मैं आपसे कहूँ आरजू जी कि जिस दिन मेरे सर के इस वाले हिस्से में बाल आएंगे उस दिन मैं रोज प्रोग्राम किया करूंगा लाइव अपने टीवी पे। दिस इज समथिंग जोक। आप खुद सोचिए, ईरान कह रहा है अमेरिका को कि भैया, और आप जो मजे ले रही है ना आरजू जी, यूं यूं करके यूं ठीक नहीं है वो। सीरियस बातें हो रही है। रात के 10:15 बजे आप लोगों ने वो जो है मेरा गांव मेरा देश कर दिया है यार। तो सर वीकेंड है, वीकेंड में तो सारी रात लोग पार्टी करते हैं, आप इतनी जल्दी सो जाते हैं। अरे मेरा कल ऑफिस है भैया, कल सुबह। संडे को भी काम करते हैं गरीब लोग। अरे गरीब नहीं, लेबर क्लास। लेबर क्लास चाकर। क्लास साथ मत रखिए, लेबर। आप चुप रहिए रोहित, आपकी आवाज से इको हो रही है जब तक डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। रोहित दादा को तो रात में आपने तो गजब धो दिया यार। वो बेचारे बोल रहे चुप हो जाइए चुप हो जाइए यार, और बेचारे चुप भी हो जा रहे हैं। भाई माँ कसम ऐसा लिटरली यार टॉमी टाइप का बिहेवियर हो रहा है आपकी तरफ से, ये गलत बात है। डॉक्टर साहब आप बोलिए, इसलिए कि अगर रोहित और आप एक साथ बोलेंगे ना तो फिर वो ऑडियो खराब हो रही है, इसलिए मैंने रोहित को रोका है। देखिए, और हालांकि रोहित की ऑडियो आपकी वजह से खराब हो रही है, ये भी बता दूं मैं ऑडियंस को। कोई समझे शायद रोहित की ऑडियो खराब है, रोहित का माइक बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने वहां से कोई शुड़ली छोड़ी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। आरजू जी आपके पीछे वो जो घोड़ा है ना जिसकी पूंछ उसके पैर के अंदर है, एक दिन वो पूंछ ही कुछ कमाल करेगी, आप देखिएगा। खैर जोक्स अपार्ट, देखिए ये अमेरिका को धमकी दी है इन्होंने कि भैया हॉर्मुज हम खोल देंगे अगर आप यहां से चले गए। इज इट गोइंग टू हैपन? अगर ट्रंप वहां से चले जाते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर के CNN IBC ने लिटरली ट्रंप साहब का पिछवाड़ा सुझा देना है कि हार गए। ट्रंप निकलेंगे वहां से, वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे है। ये बात अलग है कि आज वो बोलते हैं कि हम ईरान की सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, कल बोलते हैं कि हमें तो देखिए मैं लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। कल का बयान सुना ना, वो कह रहे हैं कि हम इसलिए अटैक नहीं कर रहे बिकॉज आई कैन नॉट सी पीपुल डाइंग। यार आपको अल्लाह का वास्ता, क्या ये खुमैनी साहब पीपुल नहीं थे? तो आपने क्यों उनको फिर अल्लाह के पास जो है वो
वो कर दिया। तो देखिए ये सीरियस बातें नहीं हो रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक आरजू जी, आप फोन अपना यार दूर रखिए, थोड़ा फोन दूर रखिए आप माइक से। कर दिया बोले बोले। ठीक है, तो ये जो आप इस पे उम्मीद लगा रही हैं कि ये होर्मुज का स्ट्रेट खुल जाएगा, ये कुछ नहीं होना है। हमारे आपकी जेब में ये डेंट पड़ेगा। ये ट्रम्प जो है, हम बता रहे हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आरजू जी को गरीब और हमें भिखारी बना के छोड़ेंगे। दिस इज व्हाट ट्रम्प के मन में है, इसीलिए ये आदमी ये सारी काम कर रहा है। और इस पे मैं क्या ही कहूं। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसको तोड़ा जाए, कि जैसे होर्मुज खोल दिया जाए और अमेरिका पीछे, कल बोला और आज ये हो गया। अगर आपने मेरी बात को कभी गंभीरता से सुना होगा, या फिर आप मन में यही कह दो कि मिश्रा बस अब चुप हो जाए बोल करके, तो बात अलग है। वरना आपको कल की बात अगर याद हो, मैंने बोला था कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कि हाउ टू गेट इट ओपन, और उन्होंने आज बात कह दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका पीछे चला जाए, हम ओपन कर देंगे। तो आप बताइए, अब इससे ज्यादा प्रॉफिटिक क्या हो सकता है। मैंने जो कहा उसके उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। मुझे लग रहा है आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं ये ईरान वाले जी। बिल्कुल, और वही कुछ करते जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता हो जाना चाहिए। लेकिन इसी सवाल पे यही चीज मैं रोहित शर्मा आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई में एक बार फिर यही सब कुछ चलेगा कि कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, और ट्रम्प आपको किस जगह दिखाई दे रहा है? डॉक्टर साहब की ये बोतल है ना, ये मुझे चाहिए, नेशनल म्यूजियम में रखवानी है, बहुत जरूरी है। तो अब बात ये है कि डॉक्टर साहब, अगर आप भी 7 दिन काम करेंगे, वकील भी 7 दिन काम करेंगे, तो जो लोग डेली जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके केस कौन लड़े, जब वकील ही प्रताड़ित है यहाँ पे इस कंट्री में? सोचने वाली बात है, राइट? तो ये चीज हम ये जर्नलिस्ट पे भी लागू होता है। कोई न्यूज चैनल ऐसा नहीं रहा इंडिया में जिसमें 9 घंटे की शिफ्ट ना हो। लेबर लॉ में 8 घंटे, जर्नलिस्ट वर्किंग एक्ट में 6 घंटे, लेकिन सारे न्यूज चैनल्स में 9 घंटे की शिफ्ट है, और 9 घंटे के 12 घंटे हो ही जाते हैं। यार हमारे लिए भी लड़ने वाला कोई नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये इन दो पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। ये जो दोनों के दोनों क्लेम करते हैं ना, वी आर एम्पावर्ड, इन दो पे सबसे ज्यादा है। और नॉर्मली भी वकील जो है, चाहे वो ट्रेनी वकील हो या सीनियर वकील हो, 12 घंटे से कम काम ही नहीं कर। हालत ये है सच में। और जिस दिन फाइलिंग करनी है उस दिन तो पूरी रात लग जाती है इनकी। बट अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूछा है ना, आप हमारी प्रोफाइल क्यों बता रहे हैं? हाँ, मैं जरा अपनी बेइज्जती करा रहा था कि हम कैसे काम करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज पे भी आते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसके वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। बट देन ये इसको टाइम टू टाइम खोल रहे हैं और टाइम टू टाइम बंद कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि जितना शॉर्टफॉल है तेल का, वो शॉर्टफॉल कम कर रहे हैं। जैसे ही अमेरिका वेनेजुएला दोनों मिलकर इतना तेल पंप इन कर लेंगे कि गल्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पंप परमानेंटली बंद हो जाए। सच्चाई ये है। इस पर भी हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज एक ऐसा। डॉक्टर साहब 100 रुपए आ गए आपको। बताओ डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब देखो, डॉक्टर साहब की किस्मत तो है, मतलब जैसे राम मंदिर में चंदा आता है ना, वैसे मतलब डॉक्टर साहब बड़े लोग हैं यार। डॉक्टर साहब को मिलते हैं लेकिन मेरी शक्ल होती है तब, वरना तो आप दोनों को कोई 10 रुपए ना दे। खैर आगे बढ़े। ये बेचारे नितेश जी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कल मैम को टकलू नहीं बोला था, मैंने चीमा और अमेरिकन तरार टकलू को बोला था। उन दोनों का कॉमेडी शो चालू है, इंडिया आइसोलेटेड, यूपी वालों को मिल जाए। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं समझा था आपने मुझे टकलू बोला था, मैंने तो खाली ये बोल दिया था वो अंदाज अपना वाले डायलॉग में कि खबरदार अगर किसी ने आरजू जी को टकलू बोला, आरजू जी को देख के कोई अगर टकलू बोलेगा तो वो नहीं होगा। बट मैं इस इलाके में टकलू हूँ। लेकिन रोहित दादा भी हमारे बीच में है, इसलिए इस विषय पे हम बात नहीं करेंगे। मैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता हूँ। नहीं, जब तक रोहित बैठा होता है मैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता हूँ। नहीं, अब वो आपकी आवाज गूंज नहीं रही, अब आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। गूंज रही है आपकी गूंज रही थी सर, उनकी नहीं, आवाज आपकी खराब हो रही थी। अच्छा आप कमेंट पूरा कीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग इस पूरे गेम में, ये पूरी ईरान वॉर में फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ अमेरिका का, जिसका तेल अब ज्यादा बिक रहा है,
अमेरिका का तेल गल्फ से तेल निकलना बंद हो गया लगभग, ठीक है, और साथ में वेनेजुएला का तेल उसके हाथ में आ गया है, वेनेजुएला से भी तेल उसके कंट्रोल में है, तो डबल, दोनों हाथों में लड्डू। और फिर उसके बाद हथियार किसके बिक रहे हैं, वो भी उसी के बिक रहे हैं। तो वो मजे ले रहा है जिंदगी के, जैसे डॉक्टर साहब नहीं होते, डॉक्टर सॉरी वकील होते हैं ना, तो एक वकील अपने क्लाइंट को लूटता है, दूसरा वकील अपने क्लाइंट को लूटता है। वो बहुत पहले बोला गया था, पूछा गया, किसी को जनाब बोल रहे थे कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में देखो वकीलों का कितना बड़ा रोल था, कि नेहरू जी वकील थे और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बोले गांधी जी भी वकील थे, जिन्ना भी जिन्ना भी वकील थे, बोले कि गांधी जी वकील थे, तो आदमी बोला यस गांधी जी वकील थे, बोला कपड़ों से तो क्लाइंट लगते थे। तो वो सिचुएशन है, राइट। तो दैट्स अ थिंग, ये दोनों तरफ से फायदा हो रहा है अमेरिका का, एंड अमेरिका इज विनिंग। बाकी जो हो रहा है स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोस, ईरान का भी फायदा है, ईरान पाकिस्तान तेल भेज देगा, ये बातचीत अभी हुई है, ईरान वहां से तेल पाकिस्तान भेज देगा और पाकिस्तान के आइदर ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट से निकल जाएगा। तो बाकी इसमें इंडिया कहां स्टैंड करता है, विल हैव टू लुक इनटू इट। क्या इंडिया का पूरी गल्फ वॉर के पूरी ईरान वॉर के टाइम पे इंडिया का तो कोई बहुत सूरत हाल बेटर नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, ईरान के फेवर में नहीं रहा, लेकिन ईरान उसके बाद भी तेल इंडिया को बेचेगा क्या, वो देखना पड़ेगा। ज्यादातर तेल ईरान का चाइना ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। आप देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा आगे सामने आने में, राइट। क्या वाकई में डॉक्टर साहब आपको भी यही लगता है कि अमेरिका का फायदा हुआ है और इस वॉर में या इस लड़ाई में या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने खुलवाने में अमेरिका ने ही सिर्फ फायदा उठाया? देखिए अब ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया कि उनका फायदा हुआ है कि नहीं है, फायदा किसको कह रही हैं आप, और वो इस्टेब्लिश कैसे किया जाए, इकोनॉमिक फायदे को कह रही हैं, स्ट्रेटेजिक फायदे को कह रही हैं, या किसी भी तरीके के पावर पॉलिटिकल फायदे को आप कह रही हैं, ये असेसमेंट बहुत मुश्किल है। अगर आप इकोनॉमिक फायदे की बात कर रही हैं कि समहाउ जैसे रोहित दादा एल्यूडेड टू द सेल ऑफ ऑयल, मुझे नहीं लगता कि उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। अब हालांकि आपको एक डेटा निकालना पड़ेगा कि जब से ये हॉर्मुज का वो ये देखो, क्षमा कीजिएगा, जब से ये ईरान का वॉर शुरू हुआ है, क्या अमेरिका की जो ऑयल इंपोर्ट है या जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसमें फर्क पड़ा है, तो ये डेटा निकालने के बाद ही कहा जा सकता है। इस तरीके से मैं साफ नहीं कह सकता कि अमेरिका को कोई फायदा हुआ है और अमेरिका इसके पीछे ऑयल था इसलिए वो आया है, और अगर अमेरिका को ऑयल वाला ही काम करना था तो वो अभी तक वेट नहीं करते, वो ईरान के ऊपर अटैक अपना जारी रखते। तो इसमें एक जो फायदा आप डिसर्नेबल देख सकती हैं वो सिर्फ ये है कि आप जो अमेरिकन इंटरेस्ट है इजराइल में, उसको शायद फायदा हुआ है। हमास की कमर टूटी है, हिजबुल्लाह की कमर टूटी है, और जो एक मिडिल ईस्ट में आतंकवाद बढ़ा रहा था ईरान, उसकी कमर टूटी है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा यदि इसमें किसी को हुआ है तो वो सऊदी अरेबिया है, वो अरब वर्ल्ड है, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ईरान को उन्होंने, जब ये वॉर खत्म होगा, जब भी खत्म हो, उन्होंने 50 से 100 साल पीछे कर दिया, कोई मुकाबला नहीं रह गया अब ईरान को। ईरान अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तब जाके तेल बेचेगा, फिर जाके इकोनॉमिक कहानी शुरू होगी। दे हैव डेसिमेटेड ईरान, और आज देखिए उनको डेसिमेट करने के बाद आज मक्का जो पैक्ट साइन हुआ है, मक्का पैक्ट ये है कि भाई ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ये मिलकर के एक नाटो जैसा संगठन बनाने का प्रयास कर, और जैसा मैंने फिर कहा, हालांकि अभी तक ये मैंने ट्रीटी देखी नहीं है, यानी वो पैक्ट मैंने देखा नहीं है, उस पैक्ट के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आई एम नॉट अवेयर ऑफ। इज इट एग्जैक्टली लाइक आर्टिकल 5 ऑफ नाटो? तो फिर उसमें यह भी है कि भाई नॉन स्टेट एक्टर्स के अटैक को क्या वो अटैक मानेंगे, और तुर्की के ऊपर जो पीकेके का अटैक होता है क्या उसको वो मानेंगे, कुर्दों के हमले को क्या अटैक मानेंगे? सो देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस। तो मैं इससे बहुत प्रभावित नहीं हूं, और जहां पे विश्व जो है, जैसे अब भारत और जापान है, भारत और जापान मिलकर के डिफेंस पैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का पैक्ट कर रहे हैं, साइंस का पैक्ट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैक्ट कर रहे हैं। आप जब देखें तब ये लड़ाई झगड़े का पैक्ट किए जा रहे हैं। कितना लड़ना है पाकिस्तानियों को, हमें तो यही नहीं समझ रहा जी। लेकिन तो ये है, आपके क्वेश्चन का अंत में आंसर ये है
कि अगर किसी को फायदा हुआ है तो अरब वर्ल्ड को हुआ है, उन्होंने ईरान को अपने कंपटीशन से हटा दिया है। अच्छा, अभी आपको लग रहा है ईरान को हटाया जा चुका है क्या वाकई में? रोहित, आपको भी यही लगता है कि ईरान अब इस दौड़ में नहीं है, या ईरान को हटा दिया है? एक ईरान बात मान तो है, जाएगा? ईरान मानता हुआ तो नहीं लग रहा, क्यों कह रहा है नहीं हम तो न्यूक्लियर वेपन भी बनाएंगे, हम तो कोई बात नहीं सुनेंगे। मुसलसल ईरान की तरफ से यही स्टेटमेंट आ रही है। इस वॉर से पहले मिडिल ईस्ट, डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ कर लें। इस वॉर से पहले मिडिल ईस्ट में जितनी भी पावर्स थी उसमें ईरान की काउंटिंग नहीं थी। आज एक बड़ी पावर्स अगर काउंट करें तो सबसे पहली काउंटिंग ही ईरान की होती है। ये फर्क है। और ईरान अगर एक मिलिट्री पावर बन गया है तो अब ईरान अपने आप को एक्सरसाइज करेगा। आज भले ही उसकी सिचुएशन थोड़ी सी डाउन हो, हथियार कम पड़ रहे हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन ईरान अब एक पावर बन चुका है मिडिल ईस्ट में सेंट्रल एशिया में, टू बी प्रिसाइज, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, इनफैक्ट वेस्ट एशिया में एक पावर बन चुका है। और एक ऐसी पावर है जिससे संभालना आसान काम नहीं होगा, और वो भी अमेरिका से टक्कर लेके, और वो भी अमेरिका उसको हरा नहीं पाया। अमेरिका हालांकि वियतनाम से भी पुल आउट किया था और वियतनाम में भी वो उसको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ईरान की जितना बड़ा झटका है उतना बड़ा शायद ना तो वियतनाम था ना कोरिया था। तो ये एक बड़ी चीज है। और ईरान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ईरान बड़ी सही लोकेशन पे बैठा है। स्ट्राइकिंग रेंज में उसके सऊदी अरेबिया है, स्ट्राइकिंग रेंज में इजराइल है, स्ट्राइकिंग रेंज में तुर्की है, स्ट्राइकिंग रेंज में उसके पाकिस्तान, इंडिया है, स्ट्राइकिंग रेंज में चाइना है। तो ये आप ईरान के साथ दोस्ती जो रखेगा वो फायदे में रहेगा, ये सबको पता है। ईरान अफगानिस्तान दो ऐसे जगह रहेंगी जहां पर हर आदमी घुसना चाहेगा। एंड पाकिस्तान नोज वन थिंग वेरी क्लियरली कि अफगानिस्तान की चाबी मेरे हाथ में। आपको अफगानिस्तान जाना है तो आप बाय एयर नहीं जा सकते, नमक भी लेके जाना है तो आप बाय एयर नहीं लेके जा सकते। तो पाकिस्तान उस रास्ते को कर्टेल करने की कोशिश करेगा। हाँ, जहां तक बात यह कि अगर ईरान फेवर में आ जाता है, ईरान और अफगानिस्तान दोनों फेवर में आ जाते हैं एक दूसरे के, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्लेस जहां पर आप आसानी से इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाएंगे। ना अमेरिका संभाल पाएगा, ना कोई और संभाल पाएगा, और सारी वर्ल्ड पावर्स ये कोशिश करेंगे कि ईरान हमारे फेवर में। और ईरान इस समय क्लियरली चाइना के फेवर में है, रशिया के फेवर में। अमेरिका यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक डिफीट लेके निकल रहा है, और अभी निकला भी नहीं है। आने दीजिए कुछ दिन, फिर आपको समझ में आएगा कि आज से 6 महीने बाद की बात करूं तो अगस्त का महीना चल रहा है ना, आज 8 अगस्त है भाई साहब, अगस्त क्रांति वाला दिन, अब भारत छोड़ो आंदोलन वाला दिन। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप 6 महीने रुक जाइए, ट्रंप अपने इंटरनल इलेक्शंस लूज करे, ट्रंप विल बी अ डमी प्रेसिडेंट। ट्रंप के हर चीज को ब्लॉक करेगी सेनेट और कांग्रेस, और सेनेट और कांग्रेस ने ब्लॉक किया तो ट्रंप साहब जो हैं जमीन पे आ जाएंगे। हो सकता है ट्रंप इनकैपेसिटेट भी हो जाए, ट्रंप के खिलाफ एक वो आए इम्पीचमेंट, और वो पास भी हो जाए। अगर इम्पीचमेंट पास होता है तो जेडी वैंस विल बी द प्रेसिडेंट। हम देख सकते हैं ये, क्योंकि अभी 2 इयर्स डाउन द लाइन क्या होगा हमें नहीं पता है। 2 साल अभी इनके बच्चे हैं। अगर जेडी वैंस प्रेसिडेंट बनते तो सारी पॉलिटिक्स चेंज होगी, क्योंकि जेडी वैंस ईरान को एकदम अलग तरीके से देखते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, बहुत टाइम। और अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, वैसे तो ग्रेट डेमोक्रेसी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेमोक्रेसीज में से एक है, लेकिन इनके एक प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और प्रेसिडेंट बन गए। उनका नाम था जेराल्ड फोर्ड, राइट? या प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं सबकी वाकई में इस वक्त इलेक्शंस के ऊपर भी नजर है। लेकिन डॉक्टर साहब, मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई? मोदी जी जो है वो नेतन्याहू से बतिया रहे हैं, यहाँ पर सब आपस में लड़ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, और मोदी जी और नेतन्याहू आपस में गप्पे लगा रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? क्या उनको भी इस बात का डर है कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो डिफेंस पैक्ट कर बैठे हैं? तो मोदी जी को तो घबराहट तो नहीं हो रही है? उनसे कहिए उन्होंने घबराना नहीं है। जी जी जी, मोदी जी बेचारे घबरा करके एकदम परेशान बैठे कि वो वर्ल्ड के पावर साथ में आ गए हैं। आई मीन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको दावा लिख के दे रहा हूँ, दावा ना, आप लिख लीजिएगा कभी, जब तक हम लोग जीवित हैं, इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान के ऊपर भारत का अटैक हो जाए, क्योंकि भारत पहले तो करता नहीं है, सेल्फ डिफेंस में ही हमला करेगा, ना तो सऊदिया ना तो तुर्की आपके साथ खड़े होंगे। आप लिख लीजिए,
तो नितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं आरजू मैम क्या सऊदी पाक के साथ देगा इंडिया पाक वॉर में? एग्जैक्टली मैं इसी का उत्तर दे रहा था। तो देखिए ये इरिलेवेंट है बेसिकली। आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला और जो वो देखिए सऊदियों ने बड़ा अच्छा खेल खेला। वो खुद तो चाइना से वॉर वेपन ले नहीं सकते क्योंकि अमेरिका से संबंध खराब हो जाएंगे। आपके थ्रू वो चाइना का वेपन लेंगे, ठीक है ना? आपके वेपन इस वॉर के थ्रू क्या होगा, ये डिफेंस पैक्ट के थ्रू क्या होगा? आप बेसिकली हो भी तो अरबों के गुलाम ना, इससे ज्यादा तो आपकी कोई बराबरी का रिश्ता विश्ता तो है नहीं। आप तो उनके लिए बिछे रहते हो। यू आर बेसिकली द होल पाकिस्तान इज दी क्या कह लीजिए उसको, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत सर, हम सबका बहुत स्वागत जैसे करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए सिर्फ जो सब हम सबको वेलकम करते हैं। आप लोग आइए, हम आपको भी वेलकम करेंगे। आप लोग आए थे के मोदी लिए जी, भी आप रेड अरे कार्पेट या अल्लाह या तौबा, या अल्लाह या तौबा, बिना वीजा आ गए, या अल्लाह या तौबा। वो देख रहे थे आपके टीवी चैनल पे। यार एक तो आप लोग का बिना मोदी जी का बात किए यार, आपकी यार वो मैं ना, वो एक फिल्म है यहाँ पे, उसका नाम था जो दम लगा के हैशा, तो वो डायलॉग मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन बिना मोदी जी के यार आपका काम नहीं हो रहा है। देखिए अच्छा मैं आपको एक सीरियस बात, सऊदी अरेबिया वुड गोइंग टू यूज पाकिस्तान टू डू एवरीथिंग जो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, जैसे चाइनीज वेपन और दूसरी चीजें, वो थ्रू पाकिस्तान लेगा। दूसरी चीज दादा ने कहा जी ईरान बहुत तगड़ा हो गया है। ईरान इकोनॉमिकली 50 साल पीछे जा चुका है। उनको जितने खर्चे की जरूरत होगी, क्या ईरान के ऊपर दूसरा अटैक कोई देश कर दे तो ईरान उससे अभी वॉर लड़ पाएगा? जब आप अमेरिका के ऊपर ये आज की डेट में लग रहा है कि अमेरिका के पास जितने डिफेंस मिसाइल थे वो खर्च हो गए, अब उसको प्रोडक्शन का कॉस्ट इतना होगा, तो ये इतने देर से लड़ रहे हैं ईरानी, तो ये पावरफुल हो रहे हैं या वीक हो रहे हैं? इनका खर्चा कहाँ से आ रहा है, इनके जो वेपनरी है वो कहाँ से आ रहे हैं, और उसका कॉस्ट क्या हो रहा है? इनकी सेना जो है वो खत्म हो गई, उसको रिबिल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रंप। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रंप ने कहा हमने नेवी और आर्मी तो इनकी खत्म कर दी है। तो पॉइंट यह है कि आप इकोनॉमिकली कितना पीछे चले गए। अगर आपके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको वो ब्लॉकेड कर दिए हैं, आप नहीं छुड़वा पा रहे उनको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आपका बैकयार्ड है भाई। अगर आप इतने ताकतवर हैं तो खुलवा लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका से। वो आपके यहाँ पे आके बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं खोलेंगे इसको, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखिए रियलिस्टिक होके बातें करनी चाहिए। आप अमेरिका ने इस युद्ध के जरिए और ऑलरेडी जो पिछले इतने साल का इकोनॉमिक सैंक्शंस था, ईरान की कमर तोड़ के रख दी है। ये तो अभी वो जो लड़ रहे हैं ये जबरदस्ती की लड़ाई है, ये जिसे कह लीजिए दे आर लूजिंग देयर पीपल, बट इकोनॉमिकली ये सस्टेनेबल वॉर नहीं है। ये पावरफुल बना के, आज की डेट में पावर है पैसा, तो क्या ईरान के पास पैसा आया इस पूरे वॉर में? तो मैं ये कह रहा हूं कि ईरान का बहुत नुकसान हो गया है, और सऊदी अरेबिया और ये लोग, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखा है। इनकी इकोनॉमी को वो चोट नहीं लगी जो चोट ईरान की इकोनॉमी को लगी हुई है बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। क्या सऊदी अरेबिया के ऊपर सैंक्शन है? नहीं है। तो मेरा ये मानना है आरजू जी कि ये जो पूरा सिचुएशन है इसमें ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। ईरान को इकोनॉमिकली कम से कम 10 साल पीछे जाना पड़ेगा इस सब चीज़ के लिए। वो 10 साल पहले से अब शुरू करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अपनी और चीज़ें बताएंगे। समाज में पोलराइजेशन है, इस्लाम नॉन इस्लाम को लेकर के एक अलग लड़ाई चल रही है। कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जो सबके ऊपर उस तरीके का कंट्रोल करे जो खमनई साहब के रिजीम ने किया था। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, इन सब में मोदी जी का कोई रोल नहीं बनता, क्योंकि ईरान और इजराइल की लड़ाई आरजू जी वो एक धार्मिक इज अ रॉन्ग वर्ड, क्षमा कीजिएगा, वो एक मजहबी लड़ाई है। उसका वो क्या कर लेंगे उसमें, क्योंकि क्यों लड़ रहा है ईरान इजराइल से? नहीं, आप लोगों के भी तो सर, आपके भी तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना ईरान के साथ। चाबहार पोर्ट है और कई दूसरी चीजें। आप भी कहते तो यही है कि नहीं आप ईरान के साथ भी है, तो सिर्फ पाकिस्तान ही तो नहीं कह रहा कि अमेरिका और ईरान के साथ है। नहीं मैं तो यार सॉरी क्षमा कीजिएगा मुझे दादा, बस 1 मिनट और लूंगा। आप लोग नहीं हम नहीं कर रहे क्षमा, नहीं कर रहे क्षमा, बोले क्या कर लेंगे, हम छीन लेंगे आपसे क्षमा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो तिजारती रिलेशन है, ये क्या चबहार हम पे एहसान कर रहे हैं क्या? ईरान पैसा नहीं ले रहा है? देखिए ऐसी बात है, आप ये कह रही कि हम तेल खरीद रहे तो ईरान हम पे एहसान कर रहा है, और कौन तेल खरीद लेगा भाई? सऊदी अरेबिया के 4 जो सबसे बड़े बायर है उसमें एक इंडिया है। कौन है किसके बाद इतनी नहीं दोस्ती तो आप ईरान के साथ भी दिखा रहे हैं ना, जैसे पाकिस्तान दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ही दिखा रहा है, आप नहीं दिखा रहे। अगर हम ईरान के साथ दोस्ती थे तो ईरान ने जितने भी युद्ध हुए उसमें पाकिस्तान का साथ क्यों दिया?
कैसी दोस्ती है भाई? ये कोई दोस्ती नहीं है, ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन अलग चीज है। तो आप लोग भी तो इजराइल का साथ दे रहे हैं ईरान के खिलाफ, तो ये कैसी दोस्ती है ईरान के साथ आपकी? क्या आप इजराइल के साथ नेतन्याहू के फोन सुबह शाम मोदी जी नेतन्याहू के साथ गप्पे मार रहे हैं, क्यों? भाई तो क्या दुश्मनी है नेतन्याहू की और इजराइल की, ईरान की? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बॉर्डर भी नहीं है दोनों का, 1600 किलोमीटर का अंतर है, बीच में 4 देश आते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने इजराइल की मदद कोई वॉर में नहीं करी है। इजराइल ने जो भी लड़ाई लड़ी वो हिजबुल्लाह और हमास की लड़ाई लड़ी है। हम हिजबुल्लाह और हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। हम खुद एक नॉन स्टेट एक्टर का जो है वो विक्टिम है। जो 6 अक्टूबर को हुआ या 8 अक्टूबर, जो 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ, वही चीज 2 साल बाद सेम फॉर्म में पहलगाम में की गई। सेम चीज हुआ वो आरजू जी, वही वो ऊपर से आए लोग, उन्होंने मारा बेचारे लोगों को जो फन और फ्रॉलिक करने गए थे, अपनी बेचारी लोग अपने हनीमून पे और इस पे गए थे, और उन्होंने पैंट खुलवाया, कलमा पढ़वाया, गोली मार दी। यही काम किया था वहां पे। तो ये देखिए आरजू जी, जब तक एक रियलाइजेशन नहीं होगा कि भाई एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कंसिलिएट नहीं कर रही है, इसका कोई अंत नहीं है। वरना ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट आप हमें समझा दीजिए, मैं सुनने को तैयार बैठा हूं कि ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आरजू जी समझा दें, चाहे रोहित दादा समझा दें, मैं सुनने को बैठा हूं, बताइए। ये हमें इस वक्त 25,786 लोग देख रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब की बातों की वजह से सिर्फ 789 लोग रह गए। 25,000 लोग से घट के 700 हो गए। आपकी बातों की वजह से यार कौन सा माल फूंक के बैठ रही हैं? हर कुछ देर बाद आप कहते हैं पता नहीं है क्या, मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं आप किसको सुन रहे हैं जिसको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रोहित आई लव यू, हम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, कमेंट करने वाले लारा दत्ता आई लव यू। अरे लारा दत्ता आई लव यू कहां से आ गया यार? हैं? ये अलग ही है यार, जनता भी पता नहीं क्या सुनने बैठी। और इनको अब में से लारा दत्ता कौन लग रहा है? आप ही लग रहे होंगे। कभी आप जाए ना, कभी आप जाए उधर तो लाल किला वगैरह तो लोग लिख जाते ना आई लव यू नेहा, नेहा आई है नहीं आई है पता नहीं। वो ये लाल किला बन गया हमारा शो, कोई भी किसी भी प्यार की निशानी छोड़ जाए। हाँ सही बात है, लेकिन ये कि आप एग्री करते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब की आवाज बंद कर दी है क्योंकि वो इको हो रही थी। नहीं डॉक्टर साहब आपने आवाज खोली, सीरियस शो है भाई, सीरियस। तो आप मत बोलिएगा डॉक्टर साहब आवाज खोले, क्योंकि आज आप लोगों की दोनों की ऑडियो का कोई मसला है। कोई टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब, गोवा और दिल्ली जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अरे आपके कान का मसला है, हम दोनों के एक दूसरे की आवाज इको नहीं हो रही है। हो रही है, मेरे पास भी हो रही है। तो डॉक्टर साहब बात कुछ ऐसी है, ये सारी कहानियां रॉकेट लॉन्चर मार दूंगी आप लोगों को अगर आप लोगों ने झूठ बोला तो, बता रही हूँ। आप एक पाकिस्तान से शो कीजिए तो रॉकेट लॉन्चर मार देंगे इस बात के लिए कि इको हो रहा है आवाज, है आवाज इको हो रहा है तो रॉकेट लॉन्चर मार देंगी। गलती से भैया आवाज म्यूट हो गई, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगी ये। यार भाई माँ कसम यार, पाकिस्तानियों के साथ बात करना। हाँ ना, हम ऐसे ही लोग हैं। हमें हल्के में बिल्कुल मत लिया करें, हमारी खोपड़ी घूमते देर नहीं लगती। इनके यहाँ कोई सुंदर लड़की देख ले तो कहते यार पाव किलो का न्यूक्लियर बम लग रही हो। ये कमेंट दे रहे हैं लोग आजकल यार। वो पाव किलो वाले की गर्लफ्रेंड देखिए भाई साहब आप, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी सुंदर लड़की मैंने। अच्छा फिर वो एक हो रही है रोहित। अच्छा लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब, पहले रोहित से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। तो आप एग्री करेंगे जो कुछ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वाकई में ये तमाम की तमाम जो गलती है वो सिर्फ ईरान की है और अमेरिका तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा था? ऐसा है, बहुत पुरानी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास हमारे यहाँ मतलब बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने लिखा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब जो समर्थ होता है ना, जो कैपेबल होता है ना, उसका कोई दोष नहीं होता, ठीक है ना। तो इस समय अमेरिका कैपेबल है, एक टाइम पे सद्दाम हुसैन थे, हलब्जा पे उन्होंने अपने ही कंट्री पे इतने केमिकल बॉम्बिंग की, बच्चे मरे हुए दिखे, हलब्जा का वीडियो सबके सामने है। उनको कौन सा दोष पड़ रहा था? जिस दिन वो कैपेबिलिटी खत्म हुई उस दिन लटका दिए गए। इस समय अमेरिका कैपेबल है तो उसको कोई दोष नहीं है।
लेकिन ईरान भी हमेशा तो वो नहीं रहेगा ना, मजलूम नहीं रहेगा ना, वो तो गिरा हुआ नहीं रहेगा ना। ईरान अपनी इकोनॉमी को सुधारेगा और बाकी सब उसकी इकोनॉमी सुधारने में लग जाएंगे। जितना टूटा है भाई, अब 3 साल 5 साल तेल बेचना उसने, इतना पैसा आ जाएगा उसको। उसको अपनी $100 बिलियन चाहिए होंगे अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए, कर्जा लेकर के वो तेल बाद में देता रहेगा। वो तेल से कर जाएगा, ये कब बात कि ये जो सम्राट को नहीं दोष गोसाई मैंने बोला ना, एक जनाब लिख भी रहे हैं, ये भी देखने की बात है कि वो भी वापस आएगा, बैक मारेगा और बहुत बढ़िया बैक मारेगा। गलती किसी की भी हो, गलती देख कौन रहा है यहाँ पे? सद्दाम हुसैन के केस में किसकी गलती थी? कदाफी के केस में किसकी गलती थी? कदाफी को तो सड़कों पे मार दिया आपने, लिटरली सड़कों पे मार दिया गया। किसकी गलती थी भाई साहब? और एक मैं केस नहीं बताता, मैं 10 बता सकता हूँ। कुवैत और इराक की वॉर हुई थी, गलती कुवैत की थी क्या? कुवैत अपना कर्जा वापस मांग रहा था, सद्दाम हुसैन घुसी गए अंदर, उसके बाद उसे छुड़वा दिया। कर्जा मांगने पे तो मार देना चाहिए, मैं भी यही बिलीव करती हूँ। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। दैट इज व्हाई सद्दाम हुसैन के पास मैसिव सपोर्ट था पाकिस्तान में। जो हमसे पाकिस्तान से भी कर्जा मांग रहे हैं ना, उसको मार देना चाहिए पकड़ के। तो देते वक्त नहीं सोचा, मांगते वक्त शर्म नहीं आते इन लोगों को। हालांकि जिस कंट्री से भी हमने लिया है, हमें दिया हुआ कर्जे की वजह से वो प्रॉब्लम में थोड़ी है। उनके पास तो बहुत पैसा है, हमसे नहीं भी लेंगे, माफ भी कर देंगे, भूल भी जाएंगे, तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन नहीं, मांगते हैं, और उस सब मांगने के पीछे भी मोदी जी हैं। वो बार बार फोन करके याद दिलाते हैं पाकिस्तान से पैसा मांग लो। एक वो है, एक नेताजी भाषण दे रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने साल से पावर में आपने किया क्या? बोला ये जो अमीर कंट्री थे ना, सालों से इतना कर्जा लिया कि उनके हाथ में कटोरा आ गया, इससे बड़ा और काम क्या मैं कर सकता हूँ बताओ। हाँ, तो वही ना, आप लोगों को भी चाइना ने मजा चखा देना था अभी तक, और अमेरिका को भी। लेकिन वो हमने उनसे जो सीपैक शुरू करवाया है, तो नेतन्याहू की समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो करें तो क्या करें। तो बजाय इसके कि मोदी जी कोई पाकिस्तान को कोई फेवरेट नेशन का खिताब दोबारा दे देते कि भाई इन्होंने तो चाइना को कंगाल कर दिया, कमाल ही कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। नेतन्याहू का नाम सुनते ही प्रोफेसर मुक्तदिर खान के सामने कभी नाम लिया है? भाई साहब, नेतन्याहू इजराइल का नाम सुनते ही प्रोफेसर मुक्तदिर खान के जो दोनों कानों में से धुआं निकलता है ना, लिटरली ऑनर दिखता है। भाई साहब ऐसे हो जाते हैं, नेतन्याहू, उसका नाम कैसे ले लिया मेरे सामने? दैट ब्लडी हिटलर, याहू, मतलब याहू। अरे भाई साहब, मतलब एक लंबी बहस हुई उनकी मेरे साथ, और यहाँ तक के मोदी भगवान है आपका, ये वो बड़ी लंबी चौड़ी बहस की थी उन्होंने। तो नेतन्याहू, देखो एक चीज समझ हुआ, नेतन्याहू हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, और नेतन्याहू वहां बैठा है। अब तक नेतन्याहू ऐसे बैठे थे कि मैं किसी भी कंट्री पे बॉम्बार्डमेंट कर सकता हूं और कोई मेरे को छोड़ नहीं सकता, कोई मेरे को छू नहीं सकता। ईरान पहला कंट्री है जिसने ये दिखाया, नहीं बॉस, वी कैन रिटेलिएट। और हमारा रिटेलिएशन याद है आपको, पिछले साल का, इस साल का नहीं, पिछले साल का रिटेलिएशन बताया जाता है। उस रिटेलिएशन में F-35 अमेरिका का लेटेस्ट प्लेन जो है, उसमें पूरी फ्लीट उड़ा दी थी ईरान ने। जिस खबर को सबसे पहले मैंने ही दिया था कि पूरी फ्लीट उड़ गई है, बिल्कुल इजराइल की तरफ से वो आ गया था, डिनाइल आ गया था, लेकिन अटैक दोबारा करने में 1 साल का टाइम लगा। वो F-35 की फ्लीट जो है वो पूरी रिप्लेनिश की गई। तो ईरान हैज शोन समथिंग। या आप कुछ बोल नहीं, देखिए ईरान का डेफिनेटली, ईरान जो है उस पर बहुत लोग हैरान हुए हैं, पाकिस्तान में भी कई लोग के हमारा ख्याल था कि अमेरिका के आगे वो इतना डट के नहीं लड़ पाएगा। लेकिन आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें वो एक अलग चीज है, लेकिन ईरान ने बड़ा भरपूर तरीके से लड़ाई की है और जवाब भी दिया है अमेरिका को। यहाँ पे इससे पहले कि डॉक्टर साहब सो जाएं, हम ये बता दें कितने बजे ऑफिस जाना है ना, कल कितने बजे ऑफिस जाना है डॉक्टर साहब? 9 साढ़े 9 बजे निकलेंगे। चलो कोई बात नहीं, उठ जाइएगा सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू रोहित के आप आए। मैं एक बात बोलना चाह रहा था। देखिए, आप लोगों ने इतनी एनालिसिस की, तो दिक्कत इस कि आप सऊदियों से पूछें कि आपका दुश्मन इजराइल है या ईरान है, तो सऊदिया कह रहा है हमारा दुश्मन ईरान है। अब ये भारत के जो मुसलमान हैं, ये एक नए किस्म के मुसलमान आए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक यहूदी नहीं देखा है, और वो यहूदियों से और क्रिश्चियनों से नफरत करने चले हैं। तो अब आप अगर ज़ॉम्बी बन जाइएगा, मानसिक रूप से दिवालिया बन जाइएगा, उसका कोई आंसर नहीं है।
पॉइंट सिंपल है, सऊदियों ने ईरान के ऊपर अटैक हुआ और अमेरिका को कह करके करवाया। वॉशिंगटन पोस्ट की दो रिपोर्ट है कि उकसाया गया ट्रंप को बाय सऊदीज। तो आप कौन सा इस्लाम लेकर के चल रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा जी ईरान ताकतवर हो गया, ईरान ने दांत खट्टे कर दिए। भाई पॉइंट ये है कि अगर इकोनॉमी बर्बाद करने को दांत खट्टे करना कहते हैं तो कर लीजिए। और मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, जरा आप दोनों लोग अगले शो में मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी का क्या कारण है। क्या हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठन को किसी भी समाज में बर्दाश्त किया जा सकता है? और तीसरा प्रश्न कि भारत का जो मुसलमान है, जो सुन्नी है, वैसे तो वो शिया को काफिर बोलता है, लेकिन वो अब इनके साथ खड़ा हुआ है, और जो कठोर सुन्नी है वो ये कह रहे कि ईरान हमारा दुश्मन है। उनसे पूछा गया ईरान दोस्त है या इजराइल, तो कह रहे इजराइल दोस्त है। इजराइल ने आज तक हम पे एक अटैक नहीं किया है, एक अटैक इजराइल ने नहीं किया हम पे आज तक। तो आप अगर सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं, बी माई गेस्ट, और डीएनए और जीनोम के बीच में जिनको अंतर नहीं पता हो, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? बिल्कुल सही। और जाहिर है डॉक्टर साहब की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हम हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं और सुनते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। हालांकि अब सुबह आपको अपने ऑफिस या यूनिवर्सिटी भी जाना है। थैंक यू सो मच रोहित, आपने ज्वाइन किया। तमाम लोग जो आज आए, देखा, सुना, आप सबको शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मुलाकात।